एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हेसी अपनी वाइफ और अपने बाकी दोस्तों के साथ एक डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर बैठा रहता है। जैसे ही वो स्टोर ओपन होता है तो ये लोग स्कार्फ्स को कम दाम में खरीद कर अपने घर के एरिया के पास 3 युआन के प्रॉफिट पर बेच देते हैं और उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है क्योंकि उनके सारे स्कार्फ्स बिक जाते हैं। ये लोग फिर प्रॉफिट डिवाइड करने का सोचते हैं। तभी हेसी केप ओपनर को 10 युआन देता है और बोलता है कि वो जाकर अपनी उस डिपार्टमेंटल स्टोर वाली दोस्त को ट्रीट दे और उसके बाद ये बाकी लोग खाना खाते हैं। रात में जब हेजी, उसकी वाइफ और एक और आदमी वो लोग और पैसे कमाने के बारे में कुछ तरीका सोच रहे थे, तभी वहाँ पर केप ओपनर आता है और उसकी दोस्त का बताया हुआ नया प्लान बताता है पैसे कमाने के लिए। टीजन नाम की जगह से ऑथेंटिक मिलिट्री बूट्स लाकर बेचना। पहले शाओई थोड़ी सी स्केप्टिकल होती है इसके बारे में, पर फिर हेजी की कैलकुलेशन करने पर उसे ये चीज़ प्रॉफिटेबल लगती है। वो लोग फिर उसका बिजनेस करते हैं और उन मिलिट्री बूट्स को बेचते हैं, जिसके लिए उनके पास बहुत नंबर्स में लोग आते हैं खरीदने के लिए। जिसके बाद हम टियान को देखते हैं जो कि यान को बाहर अपनी साइकिल पर घुमाने के लिए लेकर आता है। घूमते घूमते वो लोग हेजी और उसके ग्रुप से मिलते हैं, जहाँ पर हेजी हान और टियान को उसके बिजनेस के बारे में बताता है और टियान और यान उससे फैसिनेट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ बाइंग और सेलिंग करके बड़े बड़े ऑफिशियल्स की सैलरी के जितने एक ही महीने में कमा लिया था। ये सभी लोग फिर एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं, जहाँ पर हेजी और बाकी सभी टियान को डिटेल में सब कुछ बताते हैं कि कितने टाइम तो रात में उनकी नींद ही नहीं पूरी हो पाती क्योंकि उन्हें सुबह सुबह उठकर सामान लेने के लिए जाना पड़ता है। और फिर वो सभी लोग टियान को पूछते हैं कि क्या वो भी उनके इस बिजनेस आइडिया को ज्वाइन करना चाहेगा और उन्हें गाइड करके सिखाना चाहेगा। अब टियान को यहाँ पर पहले तो लगता है कि कहीं उन लोगों को ऐसा ना लगे कि उसे उनका प्रॉफिट चाहिए, पर बाकी लोग उसे समझाते हैं तो वो बोलता है कि वो सोचकर बताएगा और सभी लोग खाना खाने लगते हैं। रेस्टोरेंट से निकलते निकलते यान भी टियान को बोलती है कि उसे ये करना चाहिए। टियान ये सुनकर मोटिवेट हो जाता है और यान भी बोलती है कि जितना हो पाएगा वो उनकी मदद करेगी ताकि वो लोग पैसा कमा सके। अगले सुबह टियान फिर यान को लेने के लिए आता है और उसके साथ फील्ड सर्वे में जाने को कहता है, जहाँ पर वो कर आएंगे कि लोगों की नीड क्या है। जब यान बूट्स के बिजनेस में ज्वाइन होने की कहती है तो टियान बोलता है कि वो नहीं चाहता कि वो उनके दोस्तों का प्रॉफिट ले ले, इसीलिए वो कुछ और बिजनेस करेगा। वहीं हेजी और उसकी टीम मिलिट्री बूट्स बेच रहे होते हैं। तभी शाहुई हेजी से पूछती है कि क्या आज टियान और यान के यहाँ पर आने के चांसेस है। बाकी लोग भी कहते हैं कि पैसों को सुनकर टियान की आंखें भी लिटअप हो गई थी। ये सुनकर हेजी समझाता है कि टियान उन्हें ज्वाइन नहीं करेगा क्योंकि वो अपने दोस्त का प्रॉफिट कभी भी नहीं लेगा। वो इस बाइंग और सेलिंग के बिजनेस को सीखेगा और फिर एक बार सेट होने के बाद उन्हें उसे फॉलो करने के लिए पाथ बनाएगा, एक बड़े भाई की तरह। जो सुनकर सभी लोग और भी ज्यादा टियान की रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं और उसके बाद फिर अपने बूट्स बेचने लगते हैं। वहीं रात में पूरा दिन मार्केट समझते समझते यान और टियान को कुछ भी नहीं मिलता, पर फिर भी टियान मोटिवेटेड था क्योंकि उसे पता था कि उन्हें ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जिसका बिजनेस वो भी कर पाएगा। यान फिर अगले दिन उसके साथ जाने को मान जाती है ताकि टियान अपना कॉन्फिडेंस ना खोए। सीन फिर यूनान पर आता है, जहाँ हम देखते हैं कि होंगलिंग अपने बाकी लोगों के साथ कपड़े धो रही थी। उसके लिए कॉल आता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को फिर से हार्ट अटैक आ गया है और अभी उसके लिए सर्जरी करना इम्पॉर्टेंट है। होंगलिंग अब भागकर गुओ के पास जाती है, उसको उसके बारे में बताती है और कहती है कि वो सर्जरी के लिए प्रोफेसर सू को कनेक्ट कर सकता है क्या। गुओ भी बिना टाइम वेस्ट करे प्रोफेसर सू को कनेक्ट करता है और होंगलिंग को बीजिंग जाने के लिए वो एयरपोर्ट छोड़कर आता है। होंगलिंग भागकर हॉस्पिटल पहुंचती है। वहीं जब चेन होंगलिंग से मिलने के लिए जाता है तब उसे मेंग बताती है कि होंगलिंग की मॉम की तबीयत खराब होने के कारण वो बीजिंग के लिए निकल गई है। ये सुनकर चेन गुओ के पास जाता है, जहाँ गुओ भी रात भर ना सो पाने के कारण थका हुआ था। गुओ उसे इन्फॉर्म करता है कि लास्ट टाइम मैंने जिस डॉक्टर से बात करके रखी थी उन्होंने ही सर्जरी किया है जो कि सक्सेसफुल हो गया है। गुओ से अब चेन हॉस्पिटल का नंबर लेता है। अब हॉस्पिटल के नंबर पर कॉल करने पर होंगलिंग और चेन की बात होती है, जहाँ पर होंगलिंग बताती है कि उसकी मॉम अभी ठीक है और अंकल डोंग के बीच बीच में चेक करने के कारण ही उसकी मॉम की कंडीशन का पता चला। चेन फिर उससे पैसे वगैरह के बारे में पूछता है तो होंगलिंग बोलती है कि बहुत पैसे लग गए हैं, पर उसने गुओ को देने से मना कर दिया है। और चेन फिर होंगलिंग को बोलता है कि वो टेंशन ना ले और अपने और अपनी मॉम का ध्यान रखे, पैसों का इंतजाम वो कर लेगा।
चैन अब अपनी बहन को कॉल करता है पैसों के अरेंजमेंट के लिए, तो उसकी बहन बताती है कि उनकी भी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। फिर भी चैन बोलता है कि जितना भी यान के पास है वो होंगलिंग को दे दे, बाकी चैन किसी तरीके से अरेंज कर लेगा। वो फिर अपनी सेविंग्स चेक करता है, लेकिन उसके पास भी पैसे कम थे और उसे परेशान देखकर उसके ट्रुप के दोस्त उसे अपनी सेविंग्स दे देते हैं ताकि उनके दोस्त की थोड़ी टेंशन दूर हो। चैन ये देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है और भाई जैसे दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहता है। बीजिंग में होंगलिंग को डॉक्टर्स उसकी मॉम की कंडीशन के बारे में बताते हैं और सर्जरी के बाद उन्हें कब तक हॉस्पिटल में रहना होगा ये भी इन्फॉर्म करते हैं। होंगलिंग उसके बाद रिसेप्शन के वहाँ पर जाती है, जहाँ पर उसे नर्स सर्जरी के पैसे भरने के लिए फोर्स करती है। होंगलिंग के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो गुओ से मांगती है। वहीं यूनान में सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे, तभी गुओ के लिए कॉल आता है। उसके सबॉर्डिनेट उसे बुलाते हैं। चैन भी यही टेंशन में होता है कि क्या होंगलिंग तक पैसे ट्रांसफर हुए होंगे। वहीं होंगलिंग गुओ से पैसे उधार मांगती है, जहाँ पर वो उसे बोलता है कि वो टेंशन ना ले, फांगजी उसे लाकर दे देगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैन अपनी ट्रेनिंग में पूरी जी जान लगा देता है ताकि वो अच्छे से ट्रेन होकर एक बड़ा ऑफिसर बने, ताकि उसे कभी पैसों का इशू ना हो। वहीं होंगलिंग बीजिंग में अपनी मॉम के पास बैठी हुई थी, तभी फांगजी वहाँ पर पैसे लेकर आती है और सर्जरी के पैसे भरकर बाकी पैसे होंगलिंग को दे देती है। होंगलिंग पैसे उसे लौटाने के लिए बोलती है, जिस पर फांगजी उसे सुनाने लग जाती है कि होंगलिंग को क्या रिग्रेट हो रहा है चैन को चूज करके, क्योंकि प्यार से घर नहीं चलता है और होंगलिंग की एक पर्सनालिटी गुओ को चूज करना चाहती है। जो सब कुछ सुनकर होंगलिंग को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब होंगलिंग वापस आती है तो वहाँ उसे यान अपनी मॉम के पास बैठी हुई दिखती है। होंगलिंग को देखकर यान उसे शोर करने से मना करती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसकी मॉम सोई थी। यान फिर होंगलिंग को सारे पैसे दे देती है जो कि चैन ने भेजे थे, उसकी सारी सेविंग और उसके दोस्तों से कलेक्ट करे हुए। थोड़ी देर बाद होंगलिंग से चैन की बात होती है, जहाँ कॉल करने पर चैन होंगलिंग की बात सुनकर उसे अपना ध्यान रखने के लिए बोलता है। उसके बाद चियान के पास बैठ जाता है। ये लोग अब बातें कर ही रहे थे, जहाँ पर चैन बताता है कि होंगलिंग ने उसके भेजे हुए पैसे नहीं लिए, क्योंकि वो उसके डैड की सेविंग्स और पेंशन नहीं लेना चाहती थी। उसकी जगह उसने गुओ से पैसे अभी के लिए बोरो किए हैं। ये सुनकर चियान यहाँ पर चैन को समझाता है कि होंगलिंग और चैन एक साथ होने के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि आगे भी ऐसे ही चांसेस आएंगे जहाँ पर होंगलिंग को प्रैक्टिकल लाइफ चैन नहीं दे पाएगा और एक टाइम बाद वो उसे छोड़ देगी। पर चैन यहाँ पर शियान की बात को नज़रअंदाज करता है, क्योंकि उसे उसकी बात पर भरोसा नहीं था। अगले दिन फिर होंगलिंग की मॉम को होश आता है। वो भी होंगलिंग को यही समझाती है कि वो गुओ को सीरियसली ले, क्योंकि इंसान कैसा भी हो, अगर वो पैसे नहीं कमाता या फिर रिच नहीं हो तो लाइफ बहुत ही मिजरेबल हो जाएगी। होंगलिंग इस बात को सुनती है और बोलती है कि इन सब में टाइम है। अब होंगलिंग की मॉम की सर्जरी के कुछ महीनों बाद ही वॉर छिड़ जाती है, जहाँ पर एलीट ग्रुप्स और सारे ट्रूप्स को उनकी फैमिलीज और लव्ड वंस के लिए लास्ट लेटर या फिर मैसेज शेयर करने को कहा जाता है। वहीं शाओमी भी अपने डायरेक्टर से बैटल असाइनमेंट में उसे असाइन करने के लिए बोलती है, तो उसका डायरेक्टर उससे पूछता है कि क्या उसने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म किया। इस पर वो बोलती है कि उसके डैड ने बचपन से उसे एक ब्रेव सोल्जर बनने को कहा था और अभी उसके पास मौका है। वो ये भी चाहती है कि एज अ डॉक्टर वो किसी एक सोल्जर की भी अगर जान बचा पाए तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य होगा। जहाँ उसकी ब्रेवरी और मोटिवेशन सुनकर उसके डायरेक्टर खुश हो जाते हैं। उसके बाद बैटल असाइनमेंट के लिए उसे असाइन कर देते हैं। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वॉर चालू हो गई है और एलिट ग्रुप अपने सीनियर के साथ एक डायरेक्शन में असाइन होते हैं। 2 दिन से वो लोग एक जगह पर निगरानी रख रहे थे, क्योंकि उसके आगे ही एनिमी सोल्जर्स थे, पर उन्हें उनके ऑफिशियल आर्मी ट्रूप्स लेकर रिट्रीट करने को कहते हैं। चेन जो कि पेट्रोलिंग के लिए गया था वो वापस ही नहीं आया था, तो गो डुआन के साथ उसे ढूंढने के लिए जाता है। वो लोग फिर डिस्कस करते हैं कि कैसे भी उन्हें 2 से 3 बजे तक अपनी ट्रुप के पास वापस पहुंचना है। वहीं चैन को ढूंढते ढूंढते गलती से गो एक लैंडमाइन पर पैर रख देता है और अब उसे वहीं पर खड़े रहना पड़ता है। चैन को हलचल की आवाज़ आती है तो वो देखता है कि गो वहाँ पर खड़ा हुआ है। गो के पास चैन धीरे धीरे जाता है और उसे काम डाउन रहने के लिए बोलता है। फिर वो जैसे ट्रेनिंग में बताया गया था वैसे ही ट्राई करने की कोशिश करता है ताकि माइंड डिसेबल हो जाए। गो तो पहले से ही काफ़ी नर्वस था। वो चैन को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और कहता है कि उन दोनों को साथ में मरने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर चैन उसे चुप करवाता है और उसे निकालने की कोशिश करता है,
पर गुओ को लगने लगता है कि ये उसकी लाइफ का आखिरी मोमेंट है। तो वो चैन को बताता है कि कैसे उसे होंगलिंग आज भी पसंद है। वो इसीलिए चैन से भी बहुत ज़्यादा जेलस था शुरू में। चैन अब उसे यहाँ पर चुप रहने को कहकर धीरे से गुओ का पैर हटाकर खुद का पैर माइन पर रख देता है और उसको एनिमी के कोऑर्डिनेट्स जो मिले थे देकर वहाँ से एक्शन लेने के लिए बोलता है। पर गुओ चैन को छोड़कर नहीं जा रहा था, तो चैन उसे समझाता है कि कोऑर्डिनेट्स देखकर वो अपने साथ लोगों को लाकर उसे बचा लेगा। वो अपना पैर वहाँ से कुछ भी हो जाए नहीं हटाएगा। इसीलिए अब गुओ भागकर अपने ट्रुप के पास जाता है और उस कोऑर्डिनेट को ऑफिशियल को देने के लिए बोलता है। फिर वो डुआन के साथ बाकी कुछ लोगों को लेकर चैन को बचाने के लिए जाता है। हम फिर देखते हैं कि नरेटर बताता है कि उस इंसिडेंट के बाद गुओ की ट्रूप में और बाकी ट्रूप्स में हाई अमाउंट ऑफ कैजुअलिटीज हो जाती हैं, जिसमें शियान और मैंग की डेथ हो जाती है। फिर हम मिलिट्री मेडिकल कैंप का सीन देखते हैं कि कैसे शाओमी बाकी लोगों को ट्रीट कर रही थी। तभी वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स को लाया जाता है, जिनमें से एक पेशेंट चैन भी था। गुओ उसे रोते रोते लेकर आ रहा था और शाओमी उसे पहचान लेती है। उसकी हालत देखकर वो उसे तुरंत ही ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाती है। सर्जरी के बाद शाओमी गुओ को इन्फॉर्म करती है कि चैन को स्पाइनली इंजरी हुई है, उसकी सर्जरी अच्छे से हुई है। गुओ उससे पूछता है कि क्या वो आर्मी में वापस से सर्व कर पाएगा, जिस पर शाओमी का उतना पॉजिटिव फीडबैक नहीं था। गुओ इसे सुनकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे अब भी विश्वास नहीं होता कि उसका बेस्ट फ्रेंड ऑपरेशन थिएटर में है। और शाओमी भी जैसे तैसे अपनी इमोशंस और आंसू कंट्रोल कर पाती है। कई दिनों तक अब कोमा में रहने के बाद चैन को होश आ जाता है। उसके बाद वो थोड़ी शाओमी से बात करता है और पूछता है कि वो कहाँ पर है। उतने में वो फिर से सो जाता है। सीन फिर शिफ्ट होता है यूनान में, जहाँ हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पर होंगलिंग हर एक कॉमरेड से चैन के बारे में पूछती है, पर कोई भी उसे कुछ नहीं बताता। ये सुनकर वो सैड हो जाती है। वही मेडिकल कैंप में चैन उठता है और शाओमी उसे इंजेक्शन लगाने का ट्राई करती है, जिस पर वो बच्चों की तरह मना करता है। तभी गो वहाँ पर आता है और शाओमी को बताता है कि चैन बचपन से ही नीडल से काफ़ी डरता है, इसीलिए वो नाटक कर रहा है। पर अब जैसे तैसे करके शाओमी उसे इंजेक्शन लगा देती है। फिर गुओ और चैन बातें करते हैं कि डुआन कैसा है। इस पर गुओ बोलता है कि उसके काफ पर गोली लगने के कारण उसके पैर की हड्डी टूट गई थी, इसीलिए उसके पैर में रॉड डालनी पड़ी। गुओ फिर चैन से पूछता है कि क्या हुआ था। तब चैन बताता है कि उसे एनिमीज ने देख लिया था और वो लोग उस पर फायर कर रहे थे। चैन को लगा था कि वो ऑलमोस्ट मर जाएगा, तो वो धीरे से माइन से रोल होकर खिसका। उतने में ही वो माइन फट गया। गो भी बताते हैं कि वो चैन को ढूंढते हुए जब गया था तब उसे चैन नहीं मिला, जिस वजह से वो काफ़ी डर गया था। और साथ ही ये भी बताते हैं क्योंकि उसी की वजह से उन्हें एनिमीज के कोऑर्डिनेट मिले थे, इसीलिए वो उसके लिए अवार्ड की बात बिल्कुल करेगा। फिर चैन यहाँ पर गुओ को बताता है कि उसके पिलो के नीचे जो पैसे रखे हैं वो शियान के हैं, तो वो उसकी फैमिली को दे दे, क्योंकि वो लौटाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गुओ फिर यूनान के लिए निकल जाता है और गुओ को देखकर उसके एनिमीज के कोऑर्डिनेट्स पता लगाने के लिए सारे सोल्जर्स उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। और गुओ भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हुआ थैंक यू बोलता है। पहले की तरह ही होंगलिंग इस बार भी यूनान स्टेशन पर वेट कर रही थी, जहां गुओ के मिलने पर वो उससे चैन के बारे में पूछती है। तब वो बताता है कि चैन वाउंडेड है और वो कुछ टाइम बाद यहाँ की आर्मी हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र होगा। वाउंडेड सुनकर होंगलिंग एकदम नम हो जाती है, जिसके कुछ टाइम बाद चैन और डुआन यूनान के आर्मी हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाते हैं। और शाओमी चैन की कंडीशन दूसरे डॉक्टर को बताती है कि कैसे वो अपने लेग्स फील नहीं कर पा रहा। चैन डॉक्टर से ये भी कंप्लेन करता है कि लेग बोन टूटने के बावजूद भी डुआन चल पा रहा है, चाहे सपोर्ट की हेल्प से क्यों ना हो, तो फिर वो क्यों नहीं चल पा रहा। जिस पर डॉक्टर उसे थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए कहती है। वहीं बीजिंग में जब यान को शाओमी चैन की हालत बताती है तो वो रोते रोते टियान के पास जाती है, जहाँ पर हेजी और शाहुई भी थे। वहाँ पर बैठकर वो रोने लगती है और कहती है कि उसे यूनान जाना है। चैन की हालत की बात सुनकर सभी लोग भी टेंशन में आ जाते हैं और टियान यान को समझाता है कि सब कुछ अच्छा ही होगा और यहाँ से यान का जाके भी कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर शाओमी गुओ उसका ध्यान रख लेंगे और उसे काफ़ी कंसोल करने की कोशिश करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैन यान को कॉल करता है और उसे अपनी तबीयत और इंजरीज का अपडेट देता है। जब यान उसे यूनान आकर मिलने का कहती है तो वो मना कर देता है। उसके बाद उसके डैड से बात करने के लिए बोलता है, जिस पर यान कहती है कि वो सो रहे हैं। फिर डॉक्टर्स चैन को बताते हैं कि उसके स्पाइन में शार्पनेस लगने के कारण वो नर्व्स पर जोर डाल रहे हैं, इसीलिए उसे इतना बैक पेन और लेग डिसफंक्शनल लग रहा है। चैन डॉक्टर से अपने आर्मी में वापस जाने का पूछता है, जहाँ डॉक्टर एक और स्पाइन सर्जरी का उसे रिकमेंड करते हैं, पर यहाँ पर यूनान में उतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो चैन को
बीजिंग जाकर ही अपनी सर्जरी करवानी पड़ेगी। ये सुनकर वो थोड़ा सा डिमोटिवेट और सैड हो जाता है, पर शाओमी उसे सपोर्ट करते हुए बोलती है कि वो भी अपने बीजिंग के बाकी दोस्तों को पूछेगी एक्सपर्ट्स के बारे में स्पाइन सर्जरी के, और उसके बाद चैन सही हो जाएगा। वही बीजिंग में भी यान चैन की तबीयत की टेंशन लेती रहती है और बेचैन रहती है। तभी टियान उसे समझाता है कि वो शाओमी पर भरोसा रखे, वो चैन का अच्छे से ध्यान रखेगी। उसके बाद कहता है कि कल यान की छुट्टी है, तो टियान उसे रेफर करता है और वो दोनों साथ में कहीं बाहर घूमने चलते हैं। अगले दिन अब चैन जब बैठा हुआ था तभी वहाँ पर डुआन आता है। चैन उसे फ्रूट्स देता है खाने के लिए, जो कि गुओ लेकर आया था। तभी बातें करते करते डुआन बताता है कि डुओ सिर्फ बहुत अच्छा दोस्त ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा सोल्जर भी है, कैसे उसने अकेले एनिमीज को कोऑर्डिनेट्स पता लगा लिए थे। चैन ये सुनकर शॉक हो जाता है और उसके बाद डुआन उससे पूछता है कि चैन ने माइन पर पैर कैसे रख दिया, क्योंकि चैन तो स्टार्टिंग से ही सेफली कदम रखता है। वो लोग बात करने ही लगते हैं, तभी गुओ और होंगलिंग आ जाते हैं। गुओ के सामने भी डुआन उसके सेलिब्रेटेड सोल्जर होने का कांग्रेचुलेट करता है, जिससे कि गुओ और चैन के बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस आ जाता है। चैन फिर डुआन को उसके चेकअप पर जाने के लिए बोलता है और गुओ उसे हेल्प करता है चेकअप पर जाने के लिए। रूम में अब सिर्फ होंगलिंग और चैन ही बचते हैं, जहाँ पर होंगलिंग चैन को देखकर रोने लग जाती है। उसके बाद उसकी रिकवरी का पूछती है कि क्या वो फिर से आर्मी ज्वाइन कर पाएगा। ये सुनकर चैन उसे प्रॉमिस करता है और बताता है कि वो रिकवर हो रहा है और बहुत ही जल्दी वो वापस से खड़ा भी हो जाएगा। होंगलिंग फिर चैन को बोलती है कि वो चाहती है कि चैन उसकी परफॉर्मेंस के टाइम पर वहाँ चल के आए, तो चैन उसे प्रॉमिस करता है कि जो वो कहेगी वो उसको ज़रूर करेगा। वहीं डुआन और गुओ जब चेकअप के लिए जा रहे होते हैं तभी गुओ उन कोऑर्डिनेट्स वाली बात को डुआन से पूछता है कि चैन का रिएक्शन क्या था। तब डुआन बोलता है कि उसने सिर्फ उसकी बात सुनी और वो कुछ बोलने ही वाला था, इतने में गुओ वहाँ पर आ गया। डुआन फिर कंसर्न रेज करते हुए भी गुओ से बोलता है कि माइंड टेस्ट के टाइम पर चैन टॉप स्कोरर था, तो उसने माइंड पर एकदम से कैसे कदम रख दिया। रात में अब गुओ और चैन बैठकर बात करते हैं कि कैसे होंगलिंग अपने स्ट्रिक्ट शेड्यूल से टाइम निकालकर उससे मिलने के लिए आई थी। उसके बाद गुओ जो कुछ भी हुआ वो चैन को बताते हैं और कहते हैं कि उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था हीरो बनने का, वो ग्लोरी चैन की है। तभी उसे चैन रोक देता है और बताते हैं कि अभी चैन का कोई भी फ्यूचर नहीं है और ऐसे चांसेस भी नहीं है कि वो खड़ा हो भी पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि उसकी स्पाइनल इंजरी बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। अब उसकी इंजरी और उसके कभी खड़े ना होने वाली बात सुनकर वो यहाँ पर काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हैं। चैन अब उसे समझाता है कि वो अब उनके बचपन का जनरल बनने का सपना पूरा नहीं कर सकता, तो एज अ बेस्ट बडी गो को उसके लिए करना पड़ेगा। गो को फिर वो बोलता है कि ये कोऑर्डिनेट्स का राज अब उन दोनों के बीच एक राज की तरह ही रहेगा। उसके बाद गो चैन को प्रॉमिस करता है कि उसे कितने भी बड़े डॉक्टर को रीच आउट क्यों ना करना पड़े वो करेगा, और आखिर में चैन को उसके पैरों पर खड़ा करके ही मानेगा। और एक नरेटर की वॉइस में भी हमें बताया जाता है कि चैन का हीरोइज्म ऐसे खाली नहीं जाएगा, फ्यूचर में उसे उसके लिए एक्नॉलेजमेंट ज़रूर मिलेगी। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि होंगलिंग की परफॉर्मेंस उसके सीनियर कुछ कमांडर्स को दिखाती है और उसका लेक्चर टूर पर जाने में सिलेक्शन हो जाता है। वो फिर चैन को विजिट करने के लिए जाती है और उसे भी लेक्चर टूर पर जाने की बात बताती है। उसके बाद बोलती है कि गुओ को अभी उसकी हीरोइज्म के लिए मेडल मिला है और उसके कारण वो भी होंगलिंग के साथ लेक्चर टूर में जाने वाला है। चैन उन दोनों के लिए खुश हो जाता है। होंगलिंग बोलती है कि टूर के टाइम पर वो चैन से नहीं मिल पाएगी, जिसके बाद शाओमी होंगलिंग को चैन की कंडीशन की सीरियसनेस बताती है और बोलती है कि इट्स बेटर कि वो ज़्यादा टाइम चैन के साथ रहे, क्योंकि उसे अभी उसकी ज़रूरत है। होंगलिंग उसकी बात यहाँ पर सुनती है, पर फिर भी वो अपनी लाइफ में बिजी रहती है और लेक्चर टूर पर चली जाती है। गुओ को फिर सभी के सामने अवार्ड मेडल मिलता है और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि चैन को गुओ की जगह चूज़ करना होंगलिंग को गलत लगने लगता है। इधर हम चैन को देखते हैं जिसे बहुत टाइम अंदर ही अंदर रहकर काफ़ी ज़्यादा बोरिंग फील होता है, तो शाओमी उसे चेयर के साथ वॉक पर लेकर जाती हैं। वो लोग एक जगह पर नूडल्स भी खाते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ लोग हस्बैंड वाइफ समझते हैं तो कुछ लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, और दोनों साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। सीन फिर गुओ पर आता है। वो जब लॉबी में खड़ा हुआ था तभी उसे होंगलिंग भी ज्वाइन करती है। दोनों अब यहाँ पर चैन की बात करने लग जाते हैं। होंगलिंग बोलती है कि शाओमी ने उसे चैन की कंडीशन के बारे में बताया और क्या वो सच में कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। इस पर गुओ प्रॉमिस करता है कि वो उसे बेस्ट डॉक्टर को दिखाएगा और उसे अपने पैरों पर खड़ा करके रहेगा। गुओ को काफ़ी ज़्यादा गिल्टी लगने लग जाता है, तो वो होंगलिंग को उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो बता देता है और रोने लगता है। होंगलिंग को भी अब समझ में आ जाता है कि चैन एक असली हीरो है, वो सभी का सोचता है, जबकि वो और गुओ सिर्फ अपना सोचते हैं।
होंगलिंग फिर गुओ को बोलती है कि वो तो चैन को डिजर्व भी नहीं करती, और उसके बाद गुओ को बोलती है कि वो चैन की बात मानकर अपने कॉमन ड्रीम को हासिल करे, ताकि ऐसे ही एटलीस्ट चैन खुश हो जाए। होंगलिंग फिर जब अपने रूम में जाती है तो उसकी मैम उससे पूछती है कि वो कहाँ गई थी। तब वो बताती है कि वो अपने फ्रेंड गुओ से बात करने के लिए गई थी। ये सुनकर मैम वहाँ से चली जाती है। होंगलिंग को फिर वो सब याद आता है जो कुछ भी शाओमी ने चैन के बारे में बोला था और जो उसकी मैम ने उसके करियर के बारे में कहा था। वहीं चैन अपने घर कनेक्ट करने की कोशिश करता है पर कोई भी फ़ोन रिसीव नहीं करता। तब उसे टेंशन होने लग जाती है। वो उसकी बहन को पूछता है कि वो कहाँ थी। तब वो बताती है कि उसकी डैड की तबीयत खराब है, इसलिए वो बात नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी चैन को एक अजीब सी बेचैनी होती है जो कि उसे समझ ही नहीं आती। वहीं गो धीरे धीरे अच्छी स्पीचेस देने लगा था और होंगलिंग भी उसके स्किल्स देखकर उसे इम्प्रेस थी। वहीं चैन के हॉस्पिटल की नर्सेज और डॉक्टर्स के मुंह पर भी गो का ही नाम था। जिसके बाद हम चैन को देखते हैं वो जब अपने घर पर फ़ोन करता है बात करने के लिए, तब उसकी बहन बताती है कि पिछले महीने 25 तारीख को उनकी डैड की डेथ हो गई। वो ये भी बताती है कि कैसे आखिरी टाइम तक डैड सिर्फ चैन को याद कर रहे थे, उसे बुला रहे थे। जिसके बाद चैन और यान दोनों का इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। जब वो अपने कमरे में अकेले बैठा होता है तभी उसे उसका कमांडर मिलने के लिए आता है और इन्फॉर्म करता है कि अगर वो चाहे तो रिकवरी के बाद वो क्लरिकल जॉब कर सकता है या फिर आर्मी से फ्री हो सकता है। चैन बोलता है कि उसे आर्मी फिर से ज्वाइन करना है पर उसके कमांडर का कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं होता। जिसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि एक शाम को चैन गार्डन में बैठकर स्माइल कर रहा था। तभी शाओमी वहाँ पर आती है और बोलती है कि उसे उसकी डैड का सुनकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। चैन बोलता है कि उसकी डैड यही चाहते थे कि चैन अपनी पूरी लाइफ एक सोल्जर रहे, पर उसने उसके डैड को फेल कर दिया। पर शाओमी यहाँ पर उसे बताती है कि कैसे जब भी उसके डैड हमेशा सब कुछ भूल जाते थे, फिर वापस चीज़ें याद आने पर उन्हें उनके बेटे पर काफ़ी प्राउड फील होता था। कभी भी उन्हें उसको लेकर लेट डाउन फील नहीं हुआ है। वो फिर उसे मोटिवेट करने के लिए एक स्टोरी बताती है एक यंग सोल्जर की जिसने लैंडमाइन पर पैर रख दिया था और फिर उसके सर्जरी के टाइम पर उसका लेग एम्प्यूट करना पड़ा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके पास उसकी जीने की होप थी, पर इवेंचुअली उसे इन्फेक्शन हो गया और वो मर गया। शाओमी बोलती है कि जब तक हम जिंदा होते हैं तो कोई ना कोई होप रहती है, क्योंकि उस दिन उस लड़की की लाइफलेस बॉडी की आंखें उसे एक जीने की इच्छा ही दिखा रही थी। चैन ये सुनकर बोलते हैं कि वो अपनी लाइफ को एज अ ब्लेसिंग लेगा और पूरी कोशिश करेगा अच्छे से जीने की। शाओमी फिर उसे इन्फॉर्म करती है कि उसके दोस्त से उसने बात की है और वो लोग उसकी सर्जरी कर सकते हैं। ये सुनकर चैन काफ़ी खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर होंगलिंग आती है तो शाओमी चली जाती है। होंगलिंग फिर बताती है कि कैसे वो परफॉर्मेंस में बिजी है, इसीलिए मिलने के लिए नहीं आ पाती। वो दोनों फिर चैन के रूम में बैठे होते हैं और पूछती है कि क्या उसने अपनी डैड का प्रॉपर फ्यूनरल करवा दिया, जिस पर चैन हाँ बोलते और बताता है कि इस चीज़ से उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि वो उससे इतना मिलने के लिए नहीं आ पाती, क्योंकि उससे भी पता है कि ये टाइम होंगलिंग के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है। चैन उसको फिर अपनी वाउंड्स की रिकवरी की सच्चाई बताता है कि शायद से वो उसकी परफॉर्मेंस में चलकर नहीं आ पाएगा। और फिर होंगलिंग बताती है कि चैन की हालत के बारे में शाओमी ने उसे बताया था। वो फिर चैन को बताती है कि वो कह रहा था कि कमांडर उसे क्लरिकल पोजीशन दे सकते हैं, होंगलिंग का भी प्रमोशन होगा तो वो कैडर बन जाएगी। कुछ टाइम बाद चैन भी कैडर बन जाएगा और वो दोनों फिर शादी कर सकते हैं। पर चैन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशनल पोजीशन का सुनकर दुखी हो जाता है और बोलता है कि बचपन से उसका सपना केवल आर्मी में काम करके अपने देश की रक्षा करने का था और एडमिनिस्ट्रेशन में रहकर वो ये नहीं कर पाएगा। होंगलिंग उसे समझाने लग जाती है। तभी वो बोलता है कि होंगलिंग परेशान ना हो और उसे सोचने का टाइम दे, क्योंकि अभी उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। चैन अब होंगलिंग के जाने के बाद रूम में बैठकर अपने डैड की स्केचिंग करता है। उसके बाद उनकी बातें याद करने लग जाता है, तो इस वजह से उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। वही होंगलिंग अपने कैंपस में घूम रही थी, तभी उसे मैंग आकर बात करती है और होंगलिंग की परेशानी का रीज़न पूछती है, पर होंगलिंग कुछ भी नहीं बोलती। लेकिन फिर भी मैंग जान लेती है कि अगर वो गुओ और चैन के बीच में चुनने का सोच रही है तो होंगलिंग को गुओ को ही चूज़ करना चाहिए, क्योंकि अभी का सिनेरियो देखते हुए होंगलिंग की लाइफ इजी गुओ के साथ ही होगी और बहुत डिफ़िकल्टीज चैन के साथ बन जाएगी। जिसके बाद हम बीजिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर फांगजी और होंगजुन
कॉलेज कैंपस से निकलते निकलते बात कर रहे थे कि कैसे कॉलेज के बाद होंगजिन जॉब ढूंढेगा। फिर वो बोलते हैं कि फांगजी उतना प्राउड क्यों नहीं है, उसके भाई ने इतने अच्छा काम किया है। ये सुनकर फांगजी बोलती है कि उसका ऐसा प्राउड दिखाने का और शो ऑफ करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो होंगजुन को बोलती है कि क्या उसे भी लगता है कि गुओ ने ये सब किया है, क्योंकि एनिमी के वहाँ जाकर कोऑर्डिनेट्स लाने की हिम्मत और अपने दोस्त के लिए किसी भी हद तक जाने की आदत हमेशा चैन की रही है। गुओ कभी भी ऐसा नहीं करता था। इस पर होंगजुन उसे समझाता है कि हो सकता है कि गुओ चेंज हो गया हो। सीन फिर यूनान में आता है, जहाँ पर चेन भी आर्मी ऑडिटोरियम में आ जाता है, जहाँ गुओ स्पीच दे रहा था और उसे देखकर खुश हो जाता है। फंक्शन खत्म होने के बाद वहाँ पर होंगलिंग बैठी होती है और फिर गुओ उसे देखकर उसे मिलने के लिए आता है। दोनों बात करते हैं कि उनकी जगह और चेन होता तो क्या करता। वो बोलता है कि वो तो सभी को सच बता देता और होंगलिंग बोलती है कि वो ये सब छोड़कर उसके साथ चला जाता, चाहे होंगलिंग पूरी लाइफ व्हीलचेयर पर क्यों ना होती। होंगलिंग बोलती है कि उसकी मॉम को उसने उसकी डैड की डेथ के बाद कितने ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए देखा है। ये सब बताकर वो रो पड़ती हैं और गुओ बोलता है कि वो कितना भी चाहे वो चेन की तरह कभी भी नहीं बन सकता और एंडिंग में बोलता है कि जब तक हम लोग अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस बियर कर पाएंगे तब तक उन्हें कुछ और नहीं सोचना चाहिए। जिसके बाद होंगलिंग को उसकी मैम एक पेपर देती है साइन करने के लिए और उसे समझाती है कि वो इस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से इस्तेमाल करे बिना किसी अफेक्शन और लव के। होंगलिंग अब वहाँ से निकल जाती हैं, जिसके बाद पता नहीं उसे क्या होता है। वो अपनी मैम से लीव मांगती हैं और भागकर चेन के पास जाती है। वहाँ जाकर वो एक बैंड लेकर उसे बांध देती है और फिर रोने लग जाती है। वो बोलती है कि उसकी मैम कह रही है कि लव वगैरह सिर्फ कुछ टाइम के इमोशन होते हैं और कहती है कि वो जितना पसंद चेन को करती है उतना कभी किसी को नहीं कर पाएगी। चेन उसे रोना बंद करने के लिए बोलता है। उसके बाद कहता है कि वो टेंशन ना ले, वो सब सही कर देगा। तभी होंगलिंग पूछती है कि क्या फ्यूचर में चेन अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। चेन बोलता है कि ये तो डॉक्टर्स भी प्रॉमिस नहीं कर सकते, तो भला वो कैसे कर दे, और बोलता है कि क्या होंगलिंग उसका वेट करेगी। पर होंगलिंग चुप हो जाती है और उसकी चुप्पी चेन को एक आंसर दे देती है। होंगलिंग फिर कल परफॉर्मेंस है ये कहकर चली जाती है और जाते जाते चेन उसका हाथ पकड़ता है, पर होंगलिंग उससे हाथ छुड़वा कर चली जाती है। चेन को इसका मतलब समझ में आ जाता है और वो रोने लग जाता है। वहीं होंगलिंग भी हॉस्पिटल से निकलकर रोने लग जाती है। अगली सुबह फिर चेन और डुआन शियान और मैंग की ग्रेव पर विजिट करते हैं, जहाँ पर वो उन्हें बताते हैं कि वो वापस से बीजिंग जा रहे हैं और यहाँ पर वो उन दोनों से मिलने के लिए, दोस्ती करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल है। साथ ही वो उन्हें उनकी फेवरेट लिकर भी चढ़ाते हैं। चेन फिर अपना हॉस्पिटल रूम सब कुछ खाली करके जा रहा होता है। उसका इतना ध्यान रखने के लिए नर्सिस को एज अ गिफ्ट वो फ्रूट देकर जाते हैं। नर्सिस उसे बोलती है कि शॉमी से अगर उसे मिलना है तो वो ऑपरेटिंग रूम में है, पर वो कहता है कि उसने उसे पहले ही काफ़ी ज़्यादा परेशान कर लिया है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। चेन के जाने के बाद शाओमी भी थकी हुई सर्जरी रूम से बाहर निकलती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लेक्चर टूर के ऑफिस के बाहर होंगलिंग खड़ी हुई थी और लंगड़ाता हुआ डुआन भी वहाँ पर आता है। होंगलिंग उससे पूछती है कि क्या वो शो अटेंड नहीं करेगा, जिस पर वो होंगलिंग को एक लेटर थमाकर चला जाता है और कहता है कि चेन बीजिंग जा रहे हैं, अगर होंगलिंग को मिलना हो तो उसकी ट्रेन 1 घंटे में है। होंगलिंग फिर चेन का लेटर पढ़ती है, जहाँ उसने वही लिखा होता है कि स्टार्टिंग से ही एक आइडियल लाइफ और लव के बीच में होंगलिंग डिलेमा में थी, पर अब उसे डिलेमा में रहने की ज़रूरत नहीं है। चेन बिल्कुल चाहेगा कि वो उसे चूज़ करे, पर अगर होंगलिंग अपनी लाइफ को चूज़ करना चाहती है तो वो कुछ भी नहीं करेगा। होंगलिंग अब भागती है चेन से मिलने के लिए अपना शो छोड़कर। तभी गुओ आकर उसे रोकता है और बोलता है कि क्या वो अपनी सारी मेहनत ज़ाया होने देना चाहती हैं, जो सुनकर होंगलिंग सोच में पड़ जाती है और फिर अपने आप को चूज़ करती है। वहीं चेन अकेले ट्रेन में बैठ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि शॉमी उसे ढूंढते हुए अपना सामान लेकर आ पहुंचती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।